तो इतिहास अगर आप जैसे लोग ना हो तो जिंदा भी ना रहे। किताब के माध्यम से जिंदा है, वो आपकी किस्से कहानियों, किस्सा गोई, इन सब के माध्यम से जिंदा है। मुदस्सर जी से मैं सवाल करूंगी, क्योंकि आप एक फूड एंटरप्रेन्योर हैं और अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार का आपने खाना देखा है। मैं अक्सर लोगों से जब मैं बाहर जाती हूँ मैं कहती हूँ मैं लखनऊ की बिरयानी बहुत पसंद है। नहीं, ऐसा क्या खास है लखनऊ की बिरयानी में? सब जगह हैदराबाद की बिरयानी भी होती है, हमने यहाँ भी खाई वहां भी खाई, क्या खास है? तो मैं कहती हूँ कि जो फ्लेवर आप यहाँ की बिरयानी में पाते हैं या देखते हैं वो कहीं मुझे और नहीं। ये इसलिए नहीं कि मैं लखनऊ से हूँ, तो आप बेहतर समझा सकते हैं कि क्या है। और दूसरा सवाल मेरा ये है, ये माशी बिरयानी क्या होता है? और जो लोग वेज बिरयानी कहते हैं ना, मुझे उनसे बड़ी प्रॉब्लम है। वेज जैसी कोई चीज ही नहीं है बिरयानी, मतलब हमने इसको चेंज किया है, इस मोनोपोली को चेंज किया है। जैसे पहले लोग बोलते थे कि वेज बिरयानी नहीं होती है, लेकिन हम लोगों ने वेज बिरयानी का इन्वेंशन किया है। अरे बिरयानी शब्द ही नहीं आता है वेज के साथ। बिरयानी शब्द आया है मुगलों के टाइम से, और वो भी जो डेग में बिरयानी बनती थी गोश्त से, यहाँ तक कि चिकन भी उसका एक मॉडिफाइड वर्जन है। जी जी जी। तो वेज बिरयानी उसको पुलाव कहिए ना। जी जी, पुलाव, यखनी पुलाव, उसको आप तहरी कहिए, उसको यखनी पुलाव बोला जाता है। इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ, मुझे बोल लीजिए। राजा टिकैत राय जो थे, उनकी वाइफ का नाम रुक्मणी था, और नवाबों के जो खाने होते थे नॉनवेज के बहुत पसंद किए जाते थे, और बहुत सारे वेजिटेरियन, आप जानती हैं कि ब्राह्मण भी बहुत सारे लखनऊ में रहते हैं। तो वहां पे ये हुआ कि भाई ये कबाब की बात होती थी, वहां से रानी रुक्मणी की किचन से बहुत सारे वेज डिश निकले। इसके अलावा उस समय जो यहाँ का रेजिडेंट था रिचर्ड चैरी, तो वो भी, उसकी वाइफ जो थी मार्था, वो रानी रुक्मणी से उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो वो वहां पे ऐसे भी खाने बनाती थी जो कि यूरोपियंस को अच्छा लगे, तो वो तरह तरह के वहां खाने बनते थे। मेरी तो लड़ाई सिर्फ बिरयानी शब्द से। हाँ, बिरयानी मेरी भी लड़ाई है। बिरयानी असल में ये ईरान का एक वर्ड है, बिरिंज करके। बिल्कुल, ठीक है ना, एग्जैक्टली। ये बिरयान इसको पहले बोला गया था, और फिर ये मुगल इसको लेकर के आए, लेकिन इसको लखनऊ में काफी रिफाइनमेंट हुआ, और लखनऊ के जो यहाँ के खानसामा थे उन्होंने काफी चीजों को अपडेट किया। वो दरदरापन जबान पे ना आने पाए, एक लिक्विड फॉर्म में, एक ग्रेवी फॉर्म में वो आए, और यहाँ के मसालों को पहले कूट कर, पीस कर, छान कर, बड़े मोहब्बत से, बड़े अदब के साथ उसको बनाया जाता है। और लखनऊ की शान ये है कि देखिए, लखनऊ में आप किसी भी गली में जाएं, अगर एक यहाँ पर एक एरिया है उसको बोलते हैं बावर्ची टोला, आप अगर वहां पे जाएंगे तो आपको जितने भी घर हैं, जितने भी, वहां पर आपको एक बावर्ची हर घर से आपको मिलेगा। और आसपास की जितनी भी गलियां लखनऊ में है, हर गली से आपको बावर्ची ऐसा एक टेस्ट क्रिएट कर रहे हैं कि आपको बिरयानी की खुशबू, आपको कुलचे निहारी की खुशबू, आपको मतलब एक तरह से एक फ्लेवर, आपको महक, आपको हर गली से आपको सुनाई, मतलब आपको लगेगा कि हर जगह पे बिरयानी बन रही है, हर जगह पे निहारी बन रही है, और हर जगह पर एक अजीब सा एक टेस्ट आपको महक महसूस होगी। देखिए, एक मिनट मैं आपको बता दूं, यहाँ पर दो इट इज नॉट माय टर्न एंड इवन आस्क मी, बट मेरे को लगता है इसमें थोड़ा सा मैं एक दो सेंटेंस जरूर बोलना चाहूंगा। पहली बात, ये गलतफहमी आप लोग कतई ना पालिए कि बिरयानी लखनऊ की मशहूर है। बिरयानी हैदराबाद की मशहूर है। जी जी जी, हैदराबाद की मशहूर है। और पहली बात, आप बहुत सी जहां पर ये बिरयानी और लखनऊ, बिरयानी लखनऊ कहा गया, वहीं पर सारी हिस्ट्री गलत हो गई। अब्दुल हलीम शरर का सबसे बड़ा रिकॉर्ड मिलता है, वो उनका कहना है कि लखनऊ के अंदर बिरयानी को बहुत लद्दड़ चीज माना जाता था। इसका रीजन क्या था कि लखनऊ के बहुत सोफिस्टिकेटेड लोग रहते थे। लद्दड़ शब्द ना, ये यहीं का है सर। आप मैंने कई बार ये लद्दड़ शब्द का इस्तेमाल किया। आप जाड़ा बोल दीजिए, दिल्ली में जाड़ा बोल के देखिए, आप लोग आपकी टांग खिंचाई करते हैं। जाड़ा क्या होता है? आप मेरे बात कंप्लीट किया, वरना फिर लद्दड़ पे बात होगी आधा घंटे तक हमारी आपकी। मैं जो बिरयानी पे बात कर रहा हूँ इस समय, बिरयानी जो है लखनऊ के अंदर, लखनऊ का पुलाव फेमस था। लखनऊ के अंदर पुलाव का 10, 12, 15 ढंगे बनते थे। और लखनऊ बिरयानी और उसके अंदर जो बेसिक फर्क है कि पुलाव के अंदर मसाले बहुत कम पड़ते हैं, ये बताएंगे। देखिए, बिरयानी बहुत ज्यादा पड़ते थे। लखनऊ फेमस 3 चीजों के लिए, आप बोलिए। लखनऊ फेमस 3 चीजों के लिए। नंबर 1 पे आपका आता है गलोटी कबाब। आपको पता है लखनऊ की जो पूरी स्टोरी है वो नवाब वाजिद अली और नवाब आसिफउद्दौला के बीच में ही घूमती है। हालांकि इसके बीच में भी इनके आसिफउद्दौला के चचेरे भाइयों ने भी सल्तनत को संभाला, लेकिन नवाब वाजिद अली जो थे वो खाने के बहुत शौकीन थे, और पान और तंबाकू खा करके इनके दांत वगैरह सब चले गए थे। तो इनको बड़ा शौक था कि इन्होंने क्या किया, खानसामाओं की पूरा मीटिंग किया कि इन्होंने आसपास बाराबंकी, गोरखपुर, आसपास फैजाबाद, यहां से खानसामाओं को बुलाया कि आप लोग आइए और मुख्तलिफ किस्म के कबाब बना करके हमको बताइए। तो लोगों ने मतलब हर तरह का एक्सपेरिमेंट किया। कोई गलोटी कबाब बना रहा है, तो कोई मतलब अलग अलग तरीके का कबाब बनाया, जिसमें इन्होंने जो अप्रूव किया वो गलोटी कबाब को किया, क्योंकि ये जबान पे घुल जाने वाला एक टेस्ट था, और अगर दांत नहीं भी है तो भी इसको लोग आराम से खा सकते थे। जी जी जी।
अच्छा, ये बिरयानी की बात आपने की तो एक आपको जानकारी दे दूं, जब अकाल पड़ा था और जहाँ पे आपको पता होगा जब कहा गया था कि जिसको ना दे मौला उसको दे आसिफुद्दौला, ये तो बिल्कुल जो सेंटेंस है, आप लोग लखनऊ वाले अपने दिमाग से बात निकाल दीजिए कि जिसको ना दे आसिफुद्दौला उसको दे, जिसको ना दे मौला उसको दे आसिफुद्दौला। ये बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ये केवल कुछ चमचों ने जो कुटियर थे उन्होंने कर दिया था। मैं यही कहना चाह रहा था कि ये जो स्टेटमेंट आया था तो वहां पे कोऑर्डिनेट करने वाले तो दूसरे लोग थे, क्योंकि वो उस समय नवाब हुआ करते थे, उनके तमाम चमचे हुआ करते थे, वहां से सब निकला है। लेकिन मैं बिरयानी का जिक्र कर रहा था कि जो वहां पे काम करने मजदूर आते थे उनके लिए, हाँ, जो उन मजदूरों के लिए वहां खाना बनता था, रकाबदार भी बोलते हैं, रकाबदार खानसामा बोला जाता है। बहुत बड़े पतीले में जो है पूरी चीजें भर करके, मतलब मटन और सब्जी और चावल, और उसको आटे से सील कर दिया जाता था। तो एक बार आसिफुद्दौला वहां पे पहुंचे और उन्होंने जो है कहा कि भाई अच्छी खुशबू आ रही है, उसको खाएं। तो खैर उनके लिए जो चेंजेस उनके शेफ करते थे उस तरह से चेंज किया गया और उन्होंने खाया तो उनको बहुत पसंद आया, और तब से ही दमपुख्त बिरयानी जिसको कहा जाने लगा है, तब से ये चर्चा में आई। यहाँ पर दमपुख्त बिरयानी नहीं, यहाँ पर देखिए दमपुख्त पुलाव, यखनी पुलाव, ये जो बैठे हुए हैं ये एक्सपर्ट फूड हैं। जी जी, तो मैं इनकी बात पहले मानूंगा, अपनी बात मैं अभी आपको तीनों में डिफरेंस भी बताऊंगा, बाद में मानूंगा। हैदराबादी बिरयानी, अवधी बिरयानी और कोलकाता बिरयानी में डिफरेंस क्या है ये भी मैं बताऊंगा। ये यहाँ की पब्लिक जानना चाहती है कि ये बिरयानी है क्या। देखिए बताइए प्लीज। देखिए मैं बताऊं, लंच टाइम हो रहा है वैसे भी लोग जी, नवाब वाजिद अली ने जिस बिरयानी को अप्रूव किया था, जिस गलोटी कबाब को, वो लखनऊ का था। और लखनऊ का जो पुलाव जिसका नाम, उसको यखनी पुलाव बोलते हैं। इनको जब 1890 में जब अंग्रेजों ने यहां से हैदराबाद भेज दिया, मटिया ब्रुज करके एक जगह है कलकत्ता में, वहां पर ये चले गए। तो वहां जाने के बाद इनकी फौज बहुत बड़ी थी और पैसों की थोड़ा सा किल्लत थी। हालांकि नवाब आसिफुद्दौला बहुत पैसे वाले थे, लेकिन नवाब वाजिदौला के पास उतना पैसा नहीं था और उनकी फौजें बहुत बड़ी थी। तो इन्होंने क्या किया कि अपनी फौजों के लिए 8,000-7,000 फौजें थी, तो इनके लिए क्या किया जाए। अब चिकन मटन उस टाइम इतना इजिली अवेलेबल नहीं था, तो इन्होंने अपने मजदूरों के लिए आलू उसमें डाला कि भाई अब आलू डालिए ताकि सब लोगों पे डिस्ट्रीब्यूट हो सके और हम एफोर्ड भी कर सकें और इजिली हर तक तकसीम हो जाए सारी बिरयानी। तो वहां से कलकत्ता बिरयानी में आलू का इजाद हुआ और वहां के लोग आज भी अगर आप जाएं तो आज भी अरसलान शिराज वहां पे आलू डाल करके बिरयानी दिया जाता है। कलकत्ता के हर गली में आपको आलू वाली बिरयानी मिलेगी, और लेकिन जिसका इन्वेंशन आपके नवाब वाजिद अली ने किया हुआ है। रवि जी, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ द नवाब्स ऑफ लखनऊ, इसके शोध में क्या कुछ एफर्ट लगा आपका और कितने साल तक ये शोध चला? देखिए, एक यहाँ पर मैं शोध के पहले एक बात ये बता दूंगा कि इतिहास जो होता है ना, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात कही थी अभी कि इतिहास को कौन इंटरेस्ट लेता है, जितना इंटरेस्टिंग पार्ट होता है उतना आदमी को याद रहता है। ज़्यादातर क्या होता है कि जो मेरे किताब लिखने का बेसिक रीज़न ये था कि क्वाइट अ फ्यू नंबर ऑफ रॉन्ग इंफॉर्मेशन वॉज इन सर्कुलेशन, और इतनी ज्यादा सर्कुलेशन में वो है कि सबको लगता वही इतिहास है। जब मैंने पढ़ना शुरू करा तो पता लगा उसमें से 90% गलत था, जो कि आप लोगों को सबको, मतलब सबके जबान पे ये इतिहास है। अच्छा, मैंने आज यहाँ से कोई गलत बात बोल दी, यहाँ जितने बैठे सुने वो जाके आगे बताएंगे, उसके आगे बताएंगे, 5 आदमी बता देंगे, वही कहेंगे इतिहास हो गया। तो ये भी बहुत है, जितना कंट्रीब्यूशन अच्छे हिस्टोरियन ने हिस्ट्री को सही करने में लगाया है, उससे कहीं ज्यादा अधकचरे जो इतिहासकार हुए थे, आज की बात नहीं कर रहा हूं, पहले जो हुए थे उनके मैं नाम भी बता सकता हूं, उन्होंने हिस्ट्री की ऐसी तैसी कर दी और वही से सबके सामने घूम रही है। जैसे कि आपको नहीं, जैसे हिस्ट्री में कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत होता है रवि जी। देखिए, हिस्ट्री में नहीं, किस सब्जेक्ट में नहीं होता आपको पता है। कभी आता घी दूध खाना चाहिए, कभी आता घी दूध नहीं खाना चाहिए। कंट्रोवर्सी तो होना एक बहुत ही, कहना चाहिए, हेल्दी साइन है किसी सोसाइटी के अंदर। अगर इफ यू डोंट एग्री, अगर हमसे ये लोग एग्री नहीं करते, आप एग्री नहीं करती, तो मैं उसको बहुत हेल्दी साइन मानूंगा। वरना तो बिल्कुल ही हर चीज मैं जो बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं इसी रंग से, वो भी तो कंट्रोवर्सी है। बट एट द सेम टाइम any fact which is being endorsed by other historians also. Even आपने, मैं वक्त कम इसलिए आपको लोगों को, मतलब I don't want to take that level. फरिश्ता हिस्टोरियन का नाम आपने सुना है? हिंदुस्तान, ईरान का फरिश्ता जो हिस्टोरियन होता है, फरिश्ता होता था वो। दे यूज टू, मतलब आज के जैसे जो बेस्ट है, जैसे रामचंद्र हुआ है या आपको हबीब साहब हैं, इन के नाम हुआ करता था। फरिश्ता ने गलत लिखा हुआ है, पद्मावत के बारे में उसने गलत लिखा हुआ पर। तो गलती तो किसी से भी हो सकती है, ठीक है ना। अब मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें, चाहे आप हिस्ट्री की लीजिए, यहाँ अवध की हिस्ट्री, अब यहाँ देखिए लखनऊ के बारे में बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों को है
मैं कभी शेरवानी, आज भी मैं शेरवानी पहन के आने वाला था, फिर मैंने कहा मुझे लगा धूप में बैठा लेंगे आप मेरे को, तो मैं नहीं पहन के आया। नहीं, उसके लिए माफी है, शेरवानी क्योंकि हमें भी अंदाजा नहीं था कि इतनी ज्यादा गर्मी लेकिन आप शेरवानी में जितने अच्छे लग रहे हैं उतने शायद दूसरे कपड़े में नहीं अब नजर आप आते। गौर करिएगा कि शेरवानी को भी लोग लखनऊ से आइडेंटिफाई करते हैं। जहां बात है अरे शेरवानी यार लखनऊ की शेरवानी, भैया लखनऊ का ना पुलाव है ना लखनऊ की शेरवानी है, शेरवानी हैदराबाद की अगेन। लेकिन लखनऊ को पुलाव है। एक मिनट, पुलाव नहीं, बिरयानी पुलाव लखनऊ का है, हाँ, बिरयानी पुलाव लखनऊ लखनऊ की का नहीं है। है। अगर मैंने पुलाव हमने बोल तो दिया तो तहरी गलत बोल सुना है, दिया। हमारे अगर घरों मैंने में तो मुझसे तहरी पुलाव भी बनती है। निकल गया तो बिरयानी गलत लखनऊ की नहीं है, अरे पुलाव लखनऊ भाई का है। जी, जी। भाई मैंने कह दिया, लिख के दूं? तो मैं बोल रहा हूं ना कि आपको जो बिरयानी जो है, जैसे क्योंकि जो दिल्ली के अंदर जो अंगरखा था और चपकन था, उसके फ्यूजन से बनी थी, कराची ये बनाया गया था यहाँ पर, और वो हैदराबाद में जाके शेरवानी स्टेट हो, यहाँ पर पहनी जाती थी अचकन। अचकन में फर्क क्या है दोनों के अंदर, उसको बताने में कहिए 2 मिनट में बता दूं दोनों फर्क क्या है। अचकन जो होती है यहाँ से बहुत टाइट होती है और यहाँ से गोल होती है हल्की सी। मैंने बचपन उसको पहने हुए लोगों को देखा है। अब आते हैं, आपने कहा वो इंफॉर्मेशन कितनी गलत। अब अक्सर लोग मुझसे बोलेंगे कि साहब वाई अली शाह के 365 बीबियां थी। अरे यार ये बेसिकली के घूम रहे हो यार। नवाब आसिफ, जैसे इन्होंने अभी बोला, एक बहुत ही सर्कुलेशन में गलत नहीं बोले, नवल भाई हमारे बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनको बहुत अपना ओरिजिनल इनका काम किया हुआ है, पर यह है कि जिसको ना दे मौला उसको दे आसिफ उद्दौला, है ना। इसका मैं तो विरोधी और बस का बताऊंगा भी अच्छा नहीं। एक मिनट, तो मैं नहीं, आप ठीक बताएंगे। तो मैं कहना ये चाहता था कि ये जो चमचे लोग थे, कुटियर्स, जितनी गवर्नमेंट आती हैं आपने इंडिया के अंदर भी और यूपी के अंदर, बिहार कहीं भी, तो उनके जो चमचे होते हैं, कहीं कोई नए नए शब्द क्वाइन कर लेते हैं, नहीं कर देते हैं, उसके बाद भी वही होने लग जाता है। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ बातें बताना यहाँ आपके साथ जो शेयर करना चाहूँगा लखनऊ के बारे में, थोड़ा सा बाकी तो कंट्रोवर्शियल बातें हो रही हैं। लखनऊ का जो लिटरेरी लेवल था वो कितना ऊंचा था, आप ये देखिए। इन्होंने जो बोला, जैसे मीर तकी मीर वहाँ से आए नहीं थे, मीर तकी मीर को आसिफ उद्दौला के साले सफदरजंग थे, उसकी बहू जो थी, वाइफ का नाम था बहू बेगम शोदौला के, और वो मुंह बोली बेटी थी आपके दिल्ली के बादशाह की। तो उनको बराबर बुलाया जा रहा, आ नहीं रहे थे सफदरजंग। जब वो यहाँ पर ये लोग आए तो यहाँ पर उनको वो आना ही चाह रहे थे क्योंकि वहाँ स्थिति खराब थी, लेकिन सफदरजंग के कांटेक्ट में आए। अरे भाई, और उनसे मिलवाने वाले टिकैत रहे। चलिए अब कंट्रोवर्सी पे ना बात करिए, ये वरना फिर मेरे से को भी बहुत बोलना conflict हो पड़ेगा, गया history वो मैं में। नहीं बोलूंगा उस पर ज्यादा, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, ठीक है। तो मैं जो बात कहने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पर लखनऊ का लेवल जो था, यहाँ का लिटरेचर का इतना बड़ा था कि उर्दू लिटरेचर के अंदर अब तक 4 शायर हुए हैं सबसे मशहूर। उनका नाम क्या है सब लोग जानते होंगे। पहला आपको मिर्जा गालिब का नाम तो हर एक को मालूम है, मीर तकी मीर, मीर अनीस और आतिश, और उसका मिर्जा गालिब। और आपको ये जान के खुशी होगी और आप लोग चाहें तो ताली बजा देंगे इसके बाद में कि 4 में से 3 लखनऊ के थे। मीर तकी मीर लखनऊ के थे, मीर अनीस लखनऊ के थे, और आपके आतिश, ख्वाजा हैदर आतिश, ये लखनऊ के थे। और गालिब जो थे वो थे आपके दिल्ली के। और गालिब के बारे में भी कुछ जो उर्दू लिटरेचर के क्रिटिक्स हैं, में राम बाबू सक्सेना जिसने लिखी बुक हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर, और दूसरे जो हैं जौहर, वो है ही वॉज अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट एंड हिस्टोरियन एज वेल। ये लोग कहते हैं वो 3 भी थे, 3.5 भी थे, 4 भी थे। इवन मिर्जा गालिब को वो लोग जो आर्ट क्रिटिक है, देखिए पॉपुलर होना एक बात अलग होती है, और जो आपको उस विषय के विशेषज्ञ हैं वो कैसे लेते हैं। तो एक कमेंट, क्योंकि अब हाँ, वक्त की थोड़ी सी कमी है, चलते चलते किस तरीके से हम लखनऊ की तहजीब, नफासत, नजाकत को सहेज कर रख पाए आज के दौर में आपके हिसाब से। मुदस्सर जी, क्या हम मुगलों के समय का जो टेस्ट था, जो उस समय के व्यंजन थे, वही सेम फ्लेवर क्या हम सहेज पाए हैं? बिल्कुल। देखिए, मुगलों के टाइम के बाद से काफी जो खानसामा थे, उन्होंने क्या किया कि अपना अलग अलग काउंटर बना रखा है। आप आज भी अगर अकबरी गेट पे जाएंगे तो वहां पर छोटे छोटे बिरयानी के स्टॉल लगे हुए हैं, काउंटर लगे हुए हैं, और वही बिरयानी जो आज से 150-200 साल पहले बनती थी वो आज भी मौजूद है। और मैं आपके पहले क्वेश्चन का जवाब दे नहीं पाया कि लखनवी बिरयानी, कोलकाता बिरयानी और हैदराबादी बिरयानी में फर्क क्या है। देखिए, जो लखनऊ की जो बिरयानी होती है उसमें एक चस्प होता है, वो उसमें बोन मैरो और उसके अंदर दही, बलाई, इसको मिला करके यखनी बनाई जाती है। इसको कूटा जाता है, पीसा जाता है, इसको छाना जाता है, और यखनी को बड़े मोहब्बत से बनाया जाता है। यहाँ के जो खानसामा है वो अपना बेस्ट देते हैं बिरयानी को बनाने में। और चावल में फरारापन होता है, अगर आप चादर पे चावल फैला दें तो चावल एक एक दाने अलग अलग हो जाएंगे। तो ये लखनऊ की बिरयानी की खासियत है। अगर आप हैदराबादी बिरयानी की
पे जाएं तो हैदराबादी बिरयानी मसालों वाली होती है, उसमें कच्चे गोश्त की बिरयानी उसको बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि आपका जो मैरिनेशन होता है वो मसालों का होता है, थोड़ा सी स्पाइसी होती है। लेकिन अगर लखनऊ बिरयानी की बात आपको की जाए, चॉइस दीजिए कौन सी खाएंगे आप? मैं हैदराबादी खाऊंगा। मैं तो अपने शहर की खाऊंगी। जी जी, नहीं हाँ, बिल्कुल। मैं आपका एक पहले क्वेश्चन का भी जवाब दूंगा। देखिए रवि जी मेरे तो को जो मिलेगी वो खाऊंगा। इनको देखिए खुद हम choice लोग है। देखिए, यहाँ पर आप- 3 तरह का आपने audience जो है। बात कही ना कि यहाँ पे आप कल्चर और फूड को, हाँ, ये हमारे डीएनए में है। और मैं आपको बताऊं, एक जो शुजाउद्दौला थे, जिनके बेटे आसिफुद्दौला, शुजाउद्दौला क्या 6 किचन थे। एक मुख्य किचन था जिसका 60,000 रुपए उस जमाने में जो है खर्चा आता था। इसके अलावा दूसरा किचन उनका एक और था जो शाही किचन कहलाता था। इसके अलावा जो नवाब बेगम थी, हाँ, उनका एक किचन था जो उनकी मदर थी। और उस चौथा किचन, हाँ, नहीं, पहले नवाब बेगम बताया, चौथा किचन बहू बेगम का था। और 5वां और छठा जो उनके साले हुआ करते थे, एक सालार जंग थे और एक अली खान थे। तो ये 6 किचन थे और 6 किचन के खाने अलग अलग दिन शुजाउद्दौला को सर्व किए जाते थे। और उसका एक तरीका भी था कि जहां से जिस किचन से खाना बनता था तो वहां से खाना निकल के पैक होता था बाकायदा, उस पर सील लगती थी कि कहीं उसमें कोई गड़बड़ी ना हो। तो वहां पे ये डीएनए में आज तक हम लोग के बना हुआ है। तो आज तक हम लोग खा रहे हैं। और तो अब तो इन्वेंट ये भी हो चुका है, वेज बिरयानी भी खा रहे हैं और जो है वेज मुझे कबाब भी शब्द से खा रहे हैं। आपत्ति है वेज बिरयानी। नहीं, वेज बिरयानी नेहा जी मैं आपको खिलाऊंगा। आपको, आप अगर लखनऊ मैं में तो मैं वेज आपको कुछ खा ही नहीं खिलाऊंगा। सकती, वो भी वेज बिरयानी तो कब दूर की बात है। खैर नवल जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या जो नवाबों की पूरी विरासत थी और जिस तरीके से आपने भी समझाया, रवि जी ने भी समझाया, क्या कभी खाने को लेकर नवाबों में इतना ज्यादा क्रेज हो, इतनी ज्यादा मतलब जिसे कहते हैं स्टॉन्च हो या माइंडसेट एकदम फिक्स हो कि वो इतर भी नहीं होते थे, मतलब जरा सा भी इतर नहीं होते थे? जो टेस्ट कल खाया है वही आज खाएंगे और वही परसों भी खाएंगे, कल भी खाएंगे। इसमें 1 मिनट का छोटा सा किस्सा बताता हूँ कि टिकैत राय की किचन भी फेमस थी। और आसिफुद्दौला क्या अक्सर जो उनकी वाइफ थी टिकैत राय की, रुकमणी के बनाए हुए कबाब जाते थे, नॉनवेज कबाब। तो एक बार फिर गए वहां पे, तो नवाब साहब खाने लगे। तो उन्होंने कहा कि आप कहीं और से लाए हैं क्या टिकैत राय जी जो कबाब? राजा साहब बोलते थे उनको कि राजा साहब कहीं और से कबाब लाए हैं क्या? तो कहने नहीं, ये तो मेरे घर के ही कबाब है। तो कहीं नहीं, कुछ फर्क है। और फिर वो घर गए तो उन्होंने रानी रुक्मणी से पूछा कि ये जो कबाब थे ये किसी और ने बना दिए क्या? तो कहने नहीं, मेरा हाथ जल गया था तो फिर मैंने खानसामों को लगाया था। तो इस लेवल का वो लोग टच रखते थे कि खाने में जरा भी दाएं बाएं हो तो उनको पसंद नहीं आता। जैसे आपने कहा ना कि वेज मतलब कुछ नहीं, तो लखनऊ वाले अपनी चीजों पर रिजल्ट है खाने पीने में। मुदस्सिर जी जी, मैं ये कह रहा था, देखिए नवाब वाजिद अली शाह थे, इनको खाने का बहुत शौकीन था। अगर आप उस वक्त के हिस्ट्री को अगर आप निकालें तो आसिफुद्दौला साहब थे, उनको खाने का शौक नहीं था, उनको इमारतें बनाने का था, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट बनाने में। जैसे इन्होंने रूमी गेट बनाया, बड़ा इमामबाड़ा बनाया, तो इनका शौक था लखनऊ को सजाने का। लेकिन नवाब वाजिद अली का शौक था खानों का। तो ये खानसामाओं की मीटिंग करते थे, यहां तक कि हाजी मुराद अली जो टुंडे कबाब के जो मेन ओनर रहे हैं, जो आज थर्ड जनरेशन काम कर रही है, उस्मान भाई काम कर रहे हैं, तो इन्होंने हाजी मुराद अली को भी बुलाया कि भाई सुना है कि उनका एक हाथ कटा हुआ था, पतंग उड़ाते वक्त वो टुंडे हो गए थे उनका एक हाथ, तो उनको टुंडे बोला जाता है जिसको एक हाथ होता है। तो वो उसी टुंडे के नाम से ही टुंडे कबाबी एक रेस्टोरेंट बना आगे चल करके। तो वाजिद अली साहब टुंडे कबाबी के जो ओनर हाजी मुराद अली, उनके हाथों का गलोटी कबाब खाना उनको बहुत अच्छा लगता था। बाकायदा वो उनको बोलते थे, मैसेज जाता था कि भाई आज वहां से कबाब बनकर के आना चाहिए। और धीरे धीरे ये आगे चल करके टुंडे कबाब में इसका जन्म हुआ, टुंडे कबाब बन गया। एक बात छूट जाएगी, जो आसिफुद्दौला के लिए कहा जाता है ना, जिसको देख मौला वाला, आसिफुद्दौला के पास अंग्रेजों का बहुत बार बार आप वो कह रहे हैं, हाँ, रवि जी नाराज हो जाएंगे। बहुत बार बार आप बोल जाते हैं। बहुत ज्यादा छोड़िए। मेरी बात तो सुनिए, बहुत ज्यादा कर्जा था उनके ऊपर अंग्रेजों का, जो धीमे धीमे चुकता कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने बाकायदा आक्रमण के लिए सेना भेजी थी अपनी माँ और अपनी दादी के खिलाफ, अंग्रेजों के साथ मिल करके, और उनसे पैसा जबरदस्ती लेकर आए अच्छा थे। ये बताइए, जो नवाब वाला कॉनोटेशन है ना, ये बड़े नेगेटिव सेंस में, अरे नवाब चले गए, नवाबियत छोड़ गए, बड़ा नवाब समझता है अपने आप को। नवाब के मतलब क्या होता है मालूम आपको? हाँ, तो ये नेगेटिव सेंस में क्यों आता है रवि जी? नहीं, नेगेटिव सेंस में नहीं आता है ये, यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव सेंस में लखनऊ में लिया जाता है। अरे नवाब साहब है, बड़े नौबी तबीयत का आदमी है। नहीं, मैं तो आपको बता रही हूँ, आप लखनऊ से बाहर निकलिए। आप नवाब जो है, मेरी बात सुनिए, नवाब जो लखनऊ की है अमीरी से जलते हैं। हाँ, ये लखनऊ एग्जैक्टली, नवल भाई ने बिल्कुल सही बात कही है। एक्चुअली नवाब जो है अरबिक वर्ड है, ये जो इट इज द प्लूरल ऑफ, ये इट इज जैसे डेप्टी जो होता है,
बिकॉज अकबर जो था, अकबर हैज डिवाइडेड दिस किंगडम इन 12 प्रोविंसेस, हर 12 प्रोविंसेस में उसने डिवाइड किया था, और हर प्रोविंस को जो सूबा कहा जाता था, और उसके अंदर अपना एक नायब, जैसे नायब दरोगा होता है, नायब तहसीलदार होता है, वैसे ही एक नायब उसने अपॉइंट किया था। तो नायब इटसेल्फ जो है वो सिंगुलर है और नवाब प्लूरल है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो हर एक को नवाब कहा जाने लग गया। तो ये नवाब वर्ड वहां से बना है। अब आपकी जो दिक्कत, आपका कॉनोटेशन नेगेटिव है। आप लखनऊ में जितने लोग पूछे यहाँ बैठ लीजिए, सब इसको पॉजिटिव मानते हैं, अरे बहुत नवाबी तबीयत का आदमी है, क्या नवाबी मिजाज है इनके। नवाब वर्ड इज सिग्निफाइज द लग्जरियस लाइफ। नेहा जी, मैं एक बात आपकी काट के चलते बोलूंगा, चलते बस ये आपका आखिरी लास्ट बात। कमेंट, क्योंकि जी, जी। समय में देखिए, इतनी नवाबों इजाजत का देता है। एक ऐसा दौर था कि जब 18वीं सदी में जब अंग्रेज जब लखनऊ में आए और जब इन्होंने वाजिद अली शाह की तरफ जब आए, इन्होंने धावा बोला कि भाई इनको भगाया जाए यहाँ से, तो नवाब वाजिद अली शाह एक जूता पहन के बैठे हुए थे, मतलब जूता नहीं पहन पा रहे थे, नंगे पैर बैठे हुए थे। वो नवाबियत उनका मशहूर है। तो अंग्रेज ने पूछा, अंग्रेजों की टीम ने पूछा कि भाई आप भागे क्यों नहीं? सब भाग गया, आपका सर्वेंट भाग गया, आपका खानसामा सारे भाग गए, आपकी बीवियां भाग गई, आप क्यों नहीं भागे? तो उन्होंने कहा भाई देखिए, हमारी एक हम नवाब हैं और हमें जूता पहनाने वाला कोई नहीं है। तो वहां से नवाबियत चली आ रही है। मैं यहाँ अगर मैं इस समय नहीं बोलूंगा, दिस विल बी अ क्राइम। नहीं असहमत नहीं, जिससे ये क्राइम होगा। मेरी बात सुनिए, ये क्राइम होगा अगर इस समय मैं नहीं बोलूंगा और खाली यहाँ की डिसेंसी को बनाए रखो। दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। कभी भी नवाब वाहिद अली की लड़ाई हुई नहीं यहाँ पे। जिस समय आप बात समझिए, यही तो चक्कर है ना। यहाँ से मंच से बैठे कोई कुछ भी बोल देता है, बाकी सब लोग वही स्टोरी लेके यहाँ चले लड़ाई नहीं हुई। बात सुनिए यार, ये बात सुनिए थोड़ी सी। अपनी आपकी बहुत इज्जत है, आपको दूसरे बोलने की जाना होगा। कभी भी यहाँ पर नवाब वाहिद अली शेख के बारे में बिल्कुल झूठी बात है। अंग्रेजों ने कभी उनके महल पे धावा ही नहीं बोला, बिकॉज ही हैड डिसाइडेड नॉट टू फाइट। यहाँ पर जो इनकी जो ट्रीटी हुई थी, ही डिडंट वांट टू गिव एन अपॉर्चुनिटी कि मैं लड़ाई कर रहा हूँ। जब वो जिस समय की आर्मी यहाँ पर आ रही थी अंग्रेजों की, तो उन्होंने रसद भेजी थी उनको, और उसके बाद जिस समय ये अंदर आते हैं तो अपने जितने भी सेंट्री थे सबसे कहते हैं वेपन रख दो। तो भागने का सवाल कहाँ से उठता है? ये बिल्कुल ऐसे ही जबरदस्ती की स्टोरी बना दी है। चलिए, वक्त हमें इतनी की इजाजत देता है। बहुत अच्छा सेशन रहा और मेरी कई सारी यादें भी ताजा हो गई। जितनी हिस्ट्री मुझे नहीं आती थी वो भी आज पता चल गई। कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, नवल जी और मुदस्सिर जी, आप सब।